हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। बात हो रही है यहाँ पर वाइबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के बारे में। तो क्या ये स्कीम है, किस तरीके से काम करती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पता होनी जरूरी है और कैसे ये बेनिफिशियल है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, आइए समझते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस द्वारा आपके कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं। जीएस की ही अगर हम बात करें, 3 तरीके के कोर्सेज हैं, विदाउट इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन एंड कंप्लीट मेंटरशिप। अगर विदाउट इवैल्यूएशन की बेसिक सी बात करें तो कंटेंट आपको कंप्लीट प्रोवाइड किया जा रहा है। वैल्यू एडिशन के लिए एसे का कंटेंट भी यहां पर दिया जा रहा है, करंट अफेयर्स की कवरेज भी यहां पर आपको दी जा रही है, सेक्शनल क्विजेज यहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 100+ क्वेश्चंस आपको यहां पर मेन आंसर राइटिंग के दिए जा रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डाउट रेजोल्यूशंस के लिए आपको यहां टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस दिया जाएगा। अब वहीं मेंटरशिप ग्रुप की बात करें तो बेसिकली उसमें क्या रहता है कि आपको स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप यहां पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए, जाइए चेकआउट कीजिए, डेमो लेक्चर्स देखिए और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, वाइबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। बट उससे पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या चीज है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए आपके नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स वहां पर रन किए जाते हैं। आप चाहते हैं आपके देश में हेल्थ केयर सर्विसेज बढ़े तो आप अच्छे हॉस्पिटल्स का निर्माण वहां पर करेंगे। आप चाहते हैं लॉजिस्टिक सेक्टर वहां पर इंप्रूव हो, अच्छे रोड्स का वहां पर निर्माण करेंगे। बट क्या ये सरकार के लिए फिजिबल है कि वो सारा कंस्ट्रक्शन या जितनी भी प्रोजेक्ट्स यहां पर रन किए जा रहे हैं ये उन्हीं के द्वारा कैरी आउट किए जाएं? नहीं, सरकार के पास लिमिटेड पैसा अवेलेबल है, सरकार को बहुत सारी बोरोइंग्स भी यहां पर करनी पड़ती हैं। एंड कहीं ना कहीं सरकार की जो एफिशिएंसी है कि इन प्रोजेक्ट्स को कैरी आउट करना और बिल्कुल नई टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए इफेक्टिवली कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो वहीं पर रोल में सामने आते हैं आपके प्राइवेट प्लेयर्स, जिनके पास स्किल्स भी हैं, टेक्नोलॉजीज भी हैं और वैसी एक्सपर्टीज भी अवेलेबल है जो कि एनेबल करती हैं उन्हें इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन करना। तो वहीं पर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सामने आती है, जो कि एक तरीके का कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट यहां पर रहता है किसी एक सरकारी एंटिटी और एक प्राइवेट प्लेयर के बीच में, जिसके आधार पर वो क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट को मिलके वहां पर कंप्लीट करेंगे एंड डेफिनेटली जो भी बेनिफिट्स या रिस्क रहेंगे उन्हें भी यहां पर शेयर करेंगे। तो इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप के चलते हम देख पाते हैं कि बहुत सारे जो एसेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन हो गया, या आपके नए किसी प्रकार के रेलवे लाइंस की कंस्ट्रक्शन वहां पर हो रही हो, तो इन सभी प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट प्लेयर अपना स्किल सेट लेके आता है, अपनी टेक्नोलॉजी लेके आता है और इफेक्टिवली उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में सक्षम रहता है। वहीं सरकार क्या करती है, सरकार उस प्राइवेट प्लेयर को हेल्प करती है। तो इसे हम कहते हैं कि ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। दोनों एंटिटीज का यहां पर एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है जिसके आधार पर वो कोशिश कर रहे हैं नए से नए प्रोजेक्ट्स की क्रिएशन करना। तो इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में जो एक मेजर चीज ध्यान रखने वाली है वो क्या है, आइए समझते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। कि मान लेते हैं कि रोड का यहां पर निर्माण हो रहा हो। अब आप कह सकते हैं कि सर ये तो रेस ट्रैक का इमेज लग रहा है, पर चलो समझ लीजिए एक नया हाईवे वहां पर तैयार होना है। अब डेफिनेटली यहां पर कोई ना कोई सरकारी एंटिटी रहेगी जो कि बताएगी कहां से कहां हाईवे तैयार करना है, कितना स्ट्रेच रहेगा, किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। बट सरकार के पास इतने फंड्स अवेलेबल नहीं है, ना ही वैसी एक्सपर्टीज अवेलेबल है जो कि इफेक्टिवली अच्छे तरीके से कम रुपए में इस प्रोजेक्ट को यहां पर तैयार कर दे। तो यहां पर फिर दूसरी पार्टी कौन सी आएगी, प्राइवेट पार्टी आएगी। अब डेफिनेटली दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप यहां पर साइन होगी। बट कभी भी यदि कोई भी प्रोजेक्ट वहां पर रन किया जाता है, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में ध्यान दिया जाता है। और वो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कौन से हैं, एक है फाइनेंशियल वायबिलिटी और दूसरी है इकोनॉमिक वायबिलिटी। अब आप सोचेंगे इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है, बहुत मिलते जुलते से लग रहे हैं। फाइनेंशियल वायबिलिटी का मतलब यहां पर क्या है कि क्या उनके पास इतना पैसा अवेलेबल है कि क्या वो उस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकें। समझ रहे हैं आप, फाइनेंशियल वायबिलिटी यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि यदि प्राइवेट पार्टी इस प्रोजेक्ट को पूरा कर रही है तो क्या उनके पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हैं कि उस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकें। डेफिनेटली उसको मद्देनजर रखना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब वो प्रोजेक्ट यहां पर पूरा कर दिया जाएगा तो क्या उस प्रकार का रेवेन्यू वो प्रोजेक्ट जनरेट कर पाएगा जिसके चलते जो प्राइवेट एंटिटी है वो प्रॉफिट में यहां पर रहे। किसी भी अगर हाईवे को आप उठा लीजिए, किसी भी नए हाईवे का निर्माण वहां पर हो रहा होगा, आपने देखा होगा वहां पर टोल लगाए जाते हैं और टोल में जनरली आपकी जो प्राइवेट एंटिटीज रहती हैं उनके द्वारा वो उनका कंट्रोल किया जाता है कि भैया हम यहां पर टोल कलेक्शन करते हैं और अपना पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया है इस प्रोजेक्ट को बनाने में उसकी भरपाई वहां से करते हैं। हालांकि अलग अलग तरीके के मॉडल्स यहां पर रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसे कि बॉट टोल हो गया, बॉट एन्युटी हो गया, हैम हो गया। आई होप आपको इन टर्म्स के बारे में पता हो, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, जिनमें डिपेंड करता है कि किस प्रकार से यहां पर जो फाइनेंसिंग का रिस्क कौन बियर करेगा, ट्रैफिक का रिस्क कौन बियर करेगा, अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स यहां पर रहते हैं। हम
उतना डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। हमें यहाँ पर क्या समझना है कि एग्जैक्टली ये जो VGF है ये किस प्रकार से यहाँ पर काम करती है। तो ये जो दो वायबिलिटीज हैं इनको बहुत मद्देनजर रखना जरूरी रहता है जब भी कोई नया प्रोजेक्ट वहां पर शुरू किया जाता है। तो वहीं पर बात आती है कि ये वायबिलिटी गैप क्या है। तो समझ लीजिए कोई इस प्रकार का प्रोजेक्ट है जो कि वहां पर कैरी आउट किया जा रहा है। एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि वैसे ही रोड कंस्ट्रक्शन वहां पर होनी है जिसकी पूरी कॉस्ट यहां पर 1000 करोड़ की रहेगी, ठीक है जी। अब मान लेते हैं जो प्राइवेट पार्टी है उसके पास अपना 400 करोड़ यहां पर अवेलेबल है, ठीक है, और वहीं उसने किसी ना किसी तरीके से बैंक को अग्री कर दिया कि भाई मुझे 300 करोड़ तक का लोन यहां पर एक्सटेंड कर दो, ठीक है। अब ये जो सिस्टम था इसमें क्या बोला गया था, एक मान लेते हैं कि बॉट टोल के हिसाब से ही आपका प्रोजेक्ट यहां पर तैयार किया जाएगा, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, जिसके आधार पर कंप्लीट पैसा यहां पर प्राइवेट पार्टी द्वारा ही लगाया जाएगा। अब प्राइवेट पार्टी के पास मैक्सिमम पैसा 400 करोड़ का है, मैक्स टू मैक्स जो बैंक यहां पर उन्हें फंड देने के लिए राजी हुआ है वो 300 करोड़ का, इससे ज्यादा वो नहीं जा सकते। अब ये जो गैप यहां पर क्रिएट हो चुका है 300 करोड़ का, अब इसे कौन पूरा करेगा, तो इसे यहां पर पूरा किया जाएगा सरकार द्वारा। ये गवर्नमेंट द्वारा यहां पर इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट यहां पर दी जाएगी। समझ रहे हैं आप, ये जो गैप था, ये जो वायबिलिटी गैप था, और ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ऐसा देखा जाता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमिकली साउंड है, बाद में रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, बट अभी उतना पैसा अवेलेबल नहीं है कि हम उस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकें, मतलब फाइनेंशियल वायबिलिटी में कमी दिखाई दे रही है। तो इसी के चलते ये जो गैप यहां पर क्रिएट हो जाता है ये सरकार द्वारा फिर यहां पर फंड किया जाता है, और ये इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट रहता है, कोई रीपेमेंट यहां पर नहीं की जाएगी, और इसी को ही हम कहते हैं कि ये वायबिलिटी गैप फंडिंग सरकार द्वारा प्रोवाइड की गई है। और इसी के चलते ये पूरी स्कीम सरकार द्वारा रखी गई है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की क्रिएशन में किसी भी प्रकार की पैसों से रिलेटेड रुकावट ना आए। प्राइवेट पार्टी आती है, काम करती है, तो हम भी उनकी थोड़ी बहुत यहां पर सहायता करें, तो वन टाइम पेमेंट भी रह सकती है या इंस्टॉलमेंट्स में भी यहां पर प्राइवेट पार्टी को पैसा दिया जा सकता है। तो ये है आपकी वायबिलिटी गैप। आई होप ये चीज यहां पर क्लियर होगी हो। तो ओवरऑल अगर हम बात करें स्कीम के इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, तो देखिए स्कीम तो 2004 से यहां पर रन कर रही है सरकार द्वारा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहां पर टाइम टू टाइम इस स्कीम के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। बट 2020 में नवंबर में एक नोटिफिकेशन यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा निकाली गई थी जिसके आधार पर कुछ चेंजेस यहां पर किए गए थे। अब वो जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं उनको यहां पर समझ लेते हैं। तो पहली जो मेजर अनाउंसमेंट यहां पर क्या थी कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, कमेंट बॉक्स में बताओ किसके द्वारा ये चेयर की जाती है, कि ये जो कमेटी है इन्होंने अप्रूव किया कि ये जो पर्टिकुलर वायबिलिटी गैप फंडिंग की जो स्कीम है इसको कंटिन्यू करते हैं 2024-25 तक, जिसके लिए टोटल आउटले 8100 करोड़ का यहां पर रख दिया गया कि इस प्रकार से VGF फंड्स यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। अब जो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स यहां पर हाईलाइट किए गए उनको यहां पर समझते हैं। पहला है आपका सब स्कीम 1। अब ये बेसिकली केटर करेगी सोशल सेक्टर्स को, जैसे कि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का कोई आपका प्रोजेक्ट वहां पर शुरू होना है, वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट वहां पर शुरू होना है, हेल्थ या फिर एजुकेशनल सेक्टर्स का कोई प्रोजेक्ट वहां पर शुरू होना है, जिसमें 100% ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी है। मतलब क्या हुआ इस टर्म का कि 100% ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी माने कि भैया जितना पैसा उस प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा लेटर ऑन वो उतना पैसा जनरेट करके भी देगा, उतने पैसे वहां से हम कमा भी पाएंगे। तो 100% ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी होना यहां पर बहुत जरूरी है। तो इसमें किस प्रकार से सहायता दी जाएगी कि केंद्र सरकार ने बोला कि यदि इन क्राइटेरियाज को कोई प्रोजेक्ट पूरा कर रहा है और प्राइवेट पार्टी चाहती है कि उन्हें इस प्रकार का VGF फंड प्रोवाइड किया जाए, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि अप टू 30% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हम यहां पर देने के लिए तैयार हैं। फिर वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या कहा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम भी एडिशनल सपोर्ट यहां पर अप टू 30% प्रोवाइड करने के लिए तैयार रहेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो अप टू 60% यहां पर सब स्कीम 1 के अंतर्गत वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट यहां पर कंपोनेंट है सब स्कीम 2 का। अब ये बेसिकली किसके लिए है, ताकि जो आपके पायलट सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट्स रहते हैं, कि जो नए प्रोजेक्ट्स, नए कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने वाले जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें एटलीस्ट 50% की ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी होनी जरूरी है, कि मिनिमम टू मिनिमम कम से कम 50% तो पैसा यहां पर रिकवर होने के प्रोजेक्शंस होने ही चाहिए। अब ये आपके हेल्थ या फिर एजुकेशनल सेक्टर से बिलोंग कर सकते हैं। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर क्या कह रही है कि मैक्सिमम 40% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हम यहां पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके द्वारा किया जाएगा उसे हम फंड कर देंगे, और जो बाद की ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो आपके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की जो कॉस्ट यहां पर रहेगी, उसमें भी हम 25% तक की
अपनी कंट्रीब्यूशन यहां पर देंगे पहले 5 साल के लिए, और सेम चीज यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी रखा गया एडिशनल। तो कहीं ना कहीं अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें, जो कि सब स्कीम 2 के अंदर लाई करेगा, तो उसमें अप टू 80% तक का आपको वीजी फंड प्रोवाइड किया जा सकता है। एंड लेटर ऑन जो आपके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है उसमें भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50% तक की आपको यहां पर वीजी फंडिंग प्रोवाइड की जा सकती है। अब ये तो रहे 2 इंपॉर्टेंट सब स्कीम्स जिनके आधार पर ये फंडिंग यहां पर रखी जा रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी बाकी आपके सेक्टर के प्रोजेक्ट्स रहेंगे उसमें मैक्सिमम आपकी 40% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की यहां पर फंडिंग दी जाएगी, जिसमें से केंद्रीय सरकार मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% तक की यहां पर फंडिंग देगा, और वही स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी बात रखी गई है कि वो भी 20% तक की यहां पर फंडिंग दे सकता है। अब ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एकदम कंपल्सरी नहीं कि उन्हें करना ही करना है, ऑप्शन दी गई है, अगर वो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वहां पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स में ये वीजीएफ फंडिंग या जो वीजीएफ स्कीम है बेसिकली ये यहां पर काम करती है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने, जो कि 2020 की नोटिफिकेशन में पूछे गए थे। एंड यूपीएससी का जो हम ट्रेंड देख रहे हैं कि पुराने करंट अफेयर्स कई बार पूछ ली जाते हैं, तो ये भी एक ऐसी स्कीम है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एडिशनल हम कह सकते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट यहां पर प्राइवेट प्लेयर्स को प्रोवाइड किया जाता है ताकि उस प्रकार से वो हर एक प्रोजेक्ट की कंप्लीशन टाइम पे कर सकें। तो आई होप ये पूरी कहानी यहां पर आपको क्लियर हो गई हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर समझ लेते हैं कि जितनी भी आपकी वीजीएफ फंड की जो स्कीम रहेगी इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये आपकी एम्पावर्ड कमेटी द्वारा वहां पर की जाएगी, उन्हीं के द्वारा सारे प्रोजेक्ट्स वहां पर अप्रूव किए जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की और ज्यादा यहां पर इन्वेस्टमेंट आए, खासकर सोशल सेक्टर्स में, जैसे कि आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, बैकवर्ड एरियाज की डेवलपमेंट होगी जहां पर उतना शायद पैसा नहीं कमाया जा सकता, तो उनको थोड़ा और रुझाने के लिए और उनके लिए अट्रैक्टिव इसको बनाने के लिए सरकार भी अपना पिचन करने के लिए यहां पर तैयार है। तो डेफिनेटली इसके चलते हम नए स्कूल्स, नए हॉस्पिटल्स की क्रिएशन यहां पर देखेंगे, जो कि ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट में भी काफी हद तक यहां पर कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये पॉइंट्स आपको डेफिनेटली यहां पर ध्यान रखने हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बजटरी सपोर्ट है वहीं से पैसा इसके लिए यहां पर निकाला जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यही आपकी कुछ कहानी थी विद रिस्पेक्ट टू दिस वीजीएफ स्कीम। आई होप ये सभी चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई हो। जो 2 इंपॉर्टेंट आपको होमवर्क दिए थे कमेंट बॉक्स में उसका जरूर जिक्र कीजिएगा, बताइएगा कि आपको उन चीजों से क्या रिलेटेड चीजें समझ में आती हैं या आपको उन पॉइंट्स के बारे में पता है या नहीं, ठीक है, कि सीसीए का कौन चेयरमैन है, एंड बॉट टोल, बॉट एन्युटी और हैम, ये तीनों किस तरीके के प्रोजेक्ट्स यहां पर रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंस का समय चल रहा है, तो भैया मेंस क्रैश कोर्स करंटली अभी चल रहा है जीएस के लिए, जिसमें आपका क्वेश्चन आंसर के बेसिस पर हर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कवर किया जा रहा है, थीम वाइज कवर किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है इस तरीके से आपको एक मॉडल आंसर की वहां पर डिमांड जो रहती है कि हाँ जी हमें सारे पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल रहें ताकि हम मेंस में जाएं तो अपने पॉइंट्स वहां पर लिख पाएं, तो वो सारी चीजें यहां पर अवेलेबल हैं। डेफिनेटली इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। यदि आपका प्रीलिम्स नहीं भी हुआ है इस साल, आपने पिछले साल अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो मैं तो बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि एक बार दोबारा फुल फ्लेज्ड मेंस की प्रिपरेशन यहां पर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो आपके पास बिल्कुल भी समय ना रहे, कोई भी समय वेस्ट करने के लिए ना रहे, ताकि आप डायरेक्टली अपना टेस्ट सीरीज लगाएं और अच्छे से आंसर राइटिंग वहां पर कर सकें। तो ये थी एक बेसिक से आज का सेशन। आई होप सभी चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।